हेलो एवरीवन, मैं बलदेव सिंह रंधावा। आइए बात करते हैं एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के 5वें लॉ फाइनल के 5वें पेपर, जिसका नाम है ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशरी रिलेशंस। डियर्स, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, भरोसा। इक्विटी का मतलब सुनीति, साम्य नीति, अच्छी नीति। एंड फिड्यूशरी रिलेशंस का मतलब होता है विश्वास वाले संबंध। फिड्यूशरी मीन्स जो विश्वास वाला आदमी, फिड्यूशरी पर्सन विश्वास वाला आदमी जिस पर पूरा भरोसा। और फिड्यूशरी रिलेशंस आपको इस सिलेबस को 5 यूनिट्स में बांटा गया है। पहली 2 यूनिट्स में आपको इक्विटी के बारे में स्टडी करनी है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के हाफ पार्ट्स तक आपको ट्रस्ट के बारे में स्टडी करनी है, जिसमें 2 एक्ट्स आएंगे, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 और राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959। और इसके बाद आपको स्टडी करनी है 5 यूनिट के बाद वाले हिस्से में फिड्यूशरी रिलेशंस, विश्वास के संबंध, और साथ में 4 लीडिंग केसेस भी। डियर्स, आइए बात करते हैं इक्विटी के बारे में। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने लीगल हिस्ट्री के साथ पढ़ा था, जब इंग्लैंड के राजा ने कंपनी की अदालतों को चलाने के लिए भारत में पहली बार 1683 में चार्टर जारी किया था। तो उस चार्टर में ये कहा गया था कि यदि उन अदालतों को चलाने के लिए उनके पास लिखित विधि ना हो तो वे इक्विटी, गुड कंसियंस एंड जस्टिस के इस्तेमाल से अपना न्याय प्रशासन चलाएंगे। अर्थात इक्विटी मीन सुनीति, अच्छी नीति जो बराबर करे दोनों को। इक्विटी शब्द उत्पन्न होता है इक्विटी इक्वा से, जिसका मतलब होता है इक्वल, दोनों पक्षों को बराबर करना। और गुड कॉन्शियस का मतलब होता है सद्विवेक, अच्छा विवेक जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो। और जस्टिस मीन्स न्याय। तो तब से ये शब्द चल रहा है। अब आता है कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, क्या सोचा जाए, साम्य की अवधारणा, इसको साम्य भी कहा जाए, साम्य की अवधारणा। फॉलोइंग द इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम, इक्विटी इज द बॉडी ऑफ लॉ विच वाज डेवलप्ड इन इंग्लिश कोर्ट ऑफ चांसरी। इसका मतलब है कि ये एक सामान्य कॉमन लॉ से चलती हुई चांसरी के न्यायालय द्वारा, चांसरी की कोर्ट के द्वारा न्याय प्रशासन चलाने के लिए, अच्छा न्याय देने के लिए जो बनाई गई विधियों का एक समूह था, एक ग्रुप था जो सिर्फ उपचार के काम आता। और तब ये इक्विटी की कंसेप्ट हुई कि इक्विटी की कंसेप्ट का मतलब है कि इंग्लिश के कॉमन न्यायालय के, कॉमन लॉ सिस्टम या कॉमन न्यायालय के सिस्टम के दौरान एक कानूनों का एक समूह जो वहाँ विकसित किया गया था चांसरी के न्यायालय द्वारा, और जिसको बाद में कॉमन न्यायालय भी इस्तेमाल करने लगे, उसे साम्य की अवधारणा कहा गया। फिर आता है प्लेस। प्लेस मीन प्लेस ऑफ इक्विटी, वहाँ प्लेस ही लिखा है, ऑफ इक्विटी मैंने लिखा है कि इसका इक्विटी का स्थान क्या है। इक्विटी का स्थान न्याय प्रशासन में इक्विटी का स्थान है कि यह एक उपचारों का समूह है जो सिविल न्याय या सिविल कानूनों के साथ काम करता है। अब आता है फंक्शन, इक्विटी काम कैसे करती है। तो इक्विटी लोगों को फेयरनेस एंड जस्टिस प्रदान करने में, जब न्याय प्रदान किया जाता है तो यह फेयरनेस यानी भेदभावपूर्ण काम नहीं करती, एक समानता का काम करती है और न्याय प्रदान करती है। फिर आता है नेचर ऑफ इक्विटी। इक्विटी की नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो यह एक कानूनों का समूह है, एक नियमों का समूह है, जिसे ना तो जिसका कोई कस्टम है और ना ही यह लिखित में है। यह सिर्फ एक न्यायालयों द्वारा डेवलप की गई है धीरे धीरे करके। यह एक तरह की सिस्टम बना दिया गया कि इस तरह से हमें न्याय देना है, जिसका लिखित में नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसको मान्यता दी जाने लगी। फिर आता है आपका मेन चीज़, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इक्विटी इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में इक्विटी का ओरिजिन कैसे हुआ
उत्पन्न कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जब रोमन्स ने लगभग 11वीं सदी में इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया और वहाँ शासन करने लगे जीतकर उनको, तो वहाँ 3 तरह की सामान्य अदालतें चल रही थी। एक्सचेकर की अदालत जो सामान्यतः संपत्ति के मामले निपटाती थी, जो इक्विटी का दूसरा मतलब है आपकी सिक्योरिटीज़, जो कंपनी एक्ट में आपने पढ़ी, सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह को भी इक्विटी कहा जाता है, लेकिन वहाँ उसको एक्सचेकर की अदालत कहा जाता था। एक थी कॉमन लॉ की अदालत, कॉमन प्लीज या कॉमन लॉ की अदालत, जिसमें तब के लिखित कानून होते थे, जितने भी होते थे। कॉमन लॉ सिर्फ लिखित कानूनों का पालन करके ही फैसले करती थी। और एक होती थी किंग की अदालत या किंग्स काउंसिल, जो सबसे बड़ी अदालत थी, जिसको जो चलाने वाला था उसको चांसलर कहा जाता था, और वो राजा का खास आदमी होता, राजा के नाम से न्याय करता था। तब लोगों को ये लगने लगा, धीरे धीरे न्याय महंगा हो रहा था, तो लोगों को लगता था कि हमें कॉमन लॉ में फ़ायदा नहीं मिलता, या कॉमन लॉ की अदालतें उनको इसलिए मना कर देती कि उनके पास लिखित कानून नहीं होते और लोग न्याय से वंचित होने लगते, या फिर दूसरी तरह से लोग चांसलर की अदालत में जाते और उसको कहते कि हमारी खिलाफ़ जो दूसरी पार्टी वाला आदमी है वो बहुत अमीर आदमी है और अपने पैसे के बल पर या तो वो जज को या फिर जूरी के मेंबर्स को खरीद लेगा और हमें न्याय नहीं मिलेगा। तब चांसलर उनकी बात को आराम से सुनता और उसी वक्त फैसला ना करके उस प्रतिवादी को, विरोधी पक्ष को एक तरह का आदेश, जिसको रिट कहा जाता था, जारी करके उसको बुलाता और फिर उसको कहता कि आप धन बल के प्रयोग से दूसरी पार्टी को ख़राब नहीं करोगे और उनको उचित न्याय देता। इस तरह से उनको धीरे धीरे उचित न्याय मिलने लगा, यानी लोग साम्य होने लगे, समान होने लगे, इक्वलिटी आने लगी, और इसलिए धीरे धीरे इक्विटी का इस्तेमाल होने लगा और इक्विटी का विकास होने लगा। बहुत सालों तक ये चलता रहा। उसी दौरान 1683 में ये भारत में भी इक्विटी अंग्रेज़ों के साथ प्रवेश कर गई और दोनों अदालतें अलग अलग, कॉमन लॉ की अदालत और इक्विटी की अदालतें अलग अलग फैसले करती रही। आखिर लगभग 1870 के आसपास दोनों को एक साथ मिला दिया गया, किसी कानून द्वारा नहीं, सामान्य तौर पे, क्योंकि तब तक इतना विकास हो चुका था कि कॉमन लॉ की अदालतें इक्विटी का इस्तेमाल कर रही थी, जो वो भी इक्विटी का इस्तेमाल करने लगी, और इक्विटी वाली अदालतें, जो चांसलर की अदालत थी, वो कॉमन लॉ का इस्तेमाल करने लगी। इसके साथ साथ इससे पहले जो चांसलरी की अदालत थी वो ऐसे भी मामलों को सुनने लगी जिनके लिए तब कोई लिखित विधि नहीं थी। उनमें सबसे ज़्यादा जो थे वो थे ट्रस्ट के मामले, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, और दूसरे ने जब उसका विश्वास तोड़ दिया तो उसको कहा जाएगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या वो विश्वास के संबंध खराब हो गए तो फिड्यूशरी के मामले, एक्सीडेंट के मामले, और इस तरह से स्टे ऑर्डर जारी करने के, टेम्परेरी इंजेक्शन वगैरह के मामले भी मिलने लगे, और इस तरह से ये चीज़ें भी इक्विटी के साथ आने लगी और इक्विटी का विकास वहाँ हुआ, और धीरे धीरे ये सामान्य अदालतें भी इस चीज़ को अपनाने लगी। फिर आते हैं यूनिट सेकंड, इसमें आती है मैक्सिमम्स ऑफ इक्विटीज़। अब डियर्स, इक्विटी की मैक्सिमम्स और कुछ भी नहीं, ये मात्र कहावतें हैं। जैसे हमारे यहाँ भी भारत में बहुत सारी कहावतें हैं, तो वहाँ ये कहावतें हैं जो इक्विटी के रूप में इस्तेमाल होने लगी। तो ये लगभग 20 या 22-25 के लगभग हैं, और आपको इनको पढ़ना है और अच्छी तरह से याद करना है। और ये कहावतें हैं जो धीरे धीरे न्यायालय अपने उपयोग में लाने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने एक इस तरह का स्थान ले लिया कि उनको इक्विटी की मैक्सिमम्स कहा जाने लगा। फिर आता है इक्विटेबल राइट्स, सामयिक अधिकार। तो सामयिक अधिकार कोई विधि द्वारा दिए गए अधिकार नहीं होते, ये धीरे धीरे इस तरह के अधिकार हैं जो इक्विटी से पैदा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास गाड़ी है, आपने उसका बीमा करवाया, गाड़ी चोरी हो गई और बीमा कंपनी ने बाद में आपको
उसकी फुलफिलमेंट के तौर पर आपको नई गाड़ी दे दी। अब यदि पुरानी गाड़ी आपको मिल जाए तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस पुरानी गाड़ी को बीमा कंपनी को वापस लौटा देंगे, यानी पुरानी गाड़ी बीमा कंपनी की प्रॉपर्टी हो गई। इसी को कहा जाता है इक्विटी राइट्स, इक्विटेबल राइट्स। फिर आता है इक्विटेबल रेमेडीज़। तो इक्विटेबल रेमेडीज़ जो उपचार हैं, जो इक्विटी द्वारा प्रदान किए गए उपचार हैं, जो इक्विटी की कोर्ट्स ने अपनाए हैं कि दोनों पक्षों को बराबर किया जाए, वही इक्विटी के उपचार हैं, उनको इक्विटी के उपचार कहा जाता है। और इनके उदाहरण हैं जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये इस तरह का जिसको विशिष्ट अनुतोष कहा जाता है। ये इस तरह का अधिकार है कि जैसे उसी चीज़ के साथ ही काम चलेगा दूसरे का, उसको बिना वही वादी को चीज़ दिलाई जाए जिसका उस पर पूरा हक है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपके एक्ट भी है। फिर है टेम्परेरी इंजेक्शन, जिसको अस्थायी निषेधाज्ञा कहा जाता है। किसी राइट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि प्रतिवादी को जब तक न्यायालय अपना काम नहीं कर दे उसको आगे बढ़ने से रोका जाए, और ये रोका जाता है टेम्परेरी इंजेक्शन द्वारा। तो ये भी एक इक्विटल रेमेडी प्रदान करने का तरीका है कि प्रतिवादी को रोक दिया जाए स्टे देकर, टेम्परेरी इंजेक्शन देकर। तीसरा है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्स्थापना। यदि कोई पक्ष एक तरफ से कम हो गया है तो उसको वापस उस स्थिति में बहाल किया जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उदाहरण है कि जब कभी वादी या प्रतिवादी की गैर हाजिरी या किसी कमी के कारण अदालत में केस उसका एक तरफा हो जाए या खारिज कर दिया जाए, तो अदालत उसको इक्विटी के इसी नियम का पालन करते हुए वापस रिस्टोर करती है। रिस्टोर करने को रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। अब आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है इंडियन ट्रस्ट एक्ट, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882। अब आपने देखा कि लगभग जब 1870 के लगभग जब इक्विटी और कॉमन लॉ की अदालतें बराबर हो गई थी, तभी ये एक्ट बना। यानी ट्रस्ट का जो मामले जो उन अदालतों ने सुनना शुरू कर दिए थे और 1870 में लगभग उनको बराबर कर दिया था, उसी के बाद ये ट्रस्ट एक्ट आया है। तो ये ब्रिटिश इंडिया के दौरान का बना हुआ है। इसमें लगभग 96 सेक्शंस हैं जो 9 चैप्टर्स में डिवाइड हैं। इसको समझने के लिए बड़ा इजी से समझ आएगा आपको। आपने अक्सर फिल्में देखी होंगी। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई है, जिसको इंटरप्रिटेशन क्लास भी कहा गया है। आपने अक्सर ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें एक व्यक्ति जो अमीर बताया जाता है, अचानक उसको लगता है कि या तो मैं मेरे दुश्मनों द्वारा मार दिया जाऊंगा या मेरी कभी मौत हो जाएगी, और मेरी एक बेटी है जो अभी छोटी है, नाबालिग है। तो वो अपने विश्वास पात्र, जो उसको सबसे अच्छा लगता है आदमी, उसको कहता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम संभालोगे, और इस तरह की एक वो लिखित डॉक्यूमेंट या रिटर्न तैयार कर देता है, और उसकी अचानक फिर मौत किसी न किसी वजह से हो जाती है। अब जिसको उसने डॉक्यूमेंट संभलाए थे, वो व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करता है जब तक उसकी बेटी बालिग नहीं हो जाती, और बालिग होने पर वो प्रॉपर्टी उसको लौटा देता है। लेकिन फिल्म में अक्सर पेच आता है कि वो खुद किसी न किसी तरह से सोचता है कि प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लूँ, तो ये अलग बात है। अब चलिए आते हैं असली बात पर। जिस व्यक्ति ने ये सोचा सेठ ने कि मैं अपनी प्रॉपर्टी उसको संभालने के दूँ, उस सोचने को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट। उसने भरोसा करने की सोची दूसरे पर, उसको कहा जाता है फॉर्मेशन या क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। उसने भरोसा करने के बारे में सोचा तो उसने ट्रस्ट निर्माण करने के बारे में सोचा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में सोचा। उसने जो डॉक्यूमेंट लिखा प्रॉपर्टी के बारे में, उसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, यानी न्यास की लिखित या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा करने की सोची या किया, उसको कहा जाता है ट्रस्टी या
न्यासी, ट्रस्टी या न्यासी, और जो प्रॉपर्टी उसने संभालने के लिए उसको देनी थी उसको कहा जाएगा ट्रस्ट प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, या मनी हो, या किसी और फॉर्म में, तो उसको कहा जाएगा ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब जिस बेटी के लिए उसने प्रॉपर्टी संभालनी थी उसको कहा जाएगा बेनिफिशियरी, हित लाभकारी या हितग्राही, जिसका हित होना था। तो इस तरह से ट्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ, एक व्यक्ति ने सोचा, उसने एक ट्रस्ट की डॉक्यूमेंट लिखा, उसको कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी बनी। जिसके संभालने को कहा उसको ट्रस्टी कहा गया, जिसके लिए संभालनी थी उसको बेनिफिशरी कहा गया। तो यहाँ शब्द आए आपके ट्रस्टी, ऑथर, जो जिसने प्रॉपर्टी लिखी उसको कहा जाता है ऑथर ऑफ ट्रस्ट, ऑथर ऑफ ट्रस्ट क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट लिखा। ऑथर ऑफ ट्रस्ट ट्रस्टी या न्यासी, जिसके लिए लिखी उसको बेनिफिशरी या हिताधिकारी कहा जाता है। जो प्रॉपर्टी थी उसको न्यास प्रॉपर्टी या ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहा गया, और जिसके लिए आई थी उसको बेनिफिशरी या बेनिफिशरी, और उसके हितों को कहा जाएगा बेनिफिशरी हिज इंटरेस्ट, और जो लिखित बनी थी उसको कहा जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। और इस तरह से वो प्रॉपर्टी बन गई, और वो प्रॉपर्टी आपकी बन गई, और आपने इसको पढ़ना है सेक्शन 4 से 10 में। न्यास निर्माण आपका हो जाएगा आपका इसमें। चलिए सेक्शन 4 से 10 में फिर आता है ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रस्टी। अब जिस व्यक्ति को ट्रस्टी बनाया गया उसके क्या कर्तव्य होंगे और क्या उसके दायित्व होंगे, उसको इसमें आप पढ़ेंगे सेक्शन 11 से 30 में। अब उसको कुछ राइट्स भी दिए होंगे, जो वो उस प्रॉपर्टी को संभालेगा, देखेगा, लोगों से बचाएगा, उसके बारे में आवश्यक काम करेगा। तो वो सारे उसके राइट्स एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टीज़ या न्यासी के अधिकार और कर्तव्य आपको सेक्शन 31 से 45 में पढ़ने हैं। फिर है कि उस न्यासी कब निर्योग्य हो जाएगा, कब उसमें डिसेबिलिटीज़ आएंगी, यदि वो कुछ काम करेगा सेक्शन 46 से 54 तक तो उसको निर्योग्य माना जाएगा। मान लीजिए वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में गड़बड़ करता है, विदेश चला जाता है, काम नहीं करता है, बाहर से बाहर है, जब तय नहीं करता तो उसकी नियोग्यताएँ हैं, प्रॉपर्टी को इधर उधर करने की कोशिश करता है, जैसा फिल्मों में होता है कि जो ट्रस्टी है वो गड़बड़ करने लगता है। अब आता है राइट्स लायबिलिटीज़ ऑफ द बेनिफिशरी, जिसके लिए ये ट्रस्ट बनाया गया था, जो नाबालिग लड़की थी इसमें बताई गई अपनी कहानी में, उसको कहा जाएगा राइट्स लायबिलिटीज़ ऑफ द बेनिफिशरी। बेनिफिशरी के क्या अधिकार और क्या उसकी दायित्व होंगे। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाएगा, 21 से होते ही वो भी यदि उसको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो अपने अधिकारों की पालना वो करवाने की कोशिश कर सकता है 55 से 69 तक। फिर है वैकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी। अब ट्रस्टी चाहे तो किसी कारण से वो अपनी सोचता है कि मैं ट्रस्ट का कारोबार छोड़ दूं या मैं इसको खाली कर दूं, या तो वो खुद खाली कर दे या उससे करवाया जाएगा। तो कैसे, सेक्शन 70 से 76 में। फिर होता है एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट कब ख़त्म हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस ट्रस्ट में एक सिंपल थी कि जैसे ही वो लड़की 21 साल की हुई तो वो बालिग होगी, बालिग होकर अपनी प्रॉपर्टी संभाल लेगी और ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रस्ट ख़त्म होने के कई कारण हैं। ट्रस्ट का जो टाइम है वो पूरा हो जाए, उसमें जो दिया गया उद्देश्य था वो पूरा हो जाए, या फिर ट्रस्टी का कोई और ख़ास वजह होने से ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रस्ट एक स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। तो सामान्यतः उन कामों के होने के बाद ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, जिसको कहते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट, या हिंदी में कहते हैं निर्वापन लिखा है, तो ट्रस्ट का ख़त्म होना। फिर आता है सर्टेन ऑब्लिगेशन इन दी नेचर ऑफ ट्रस्ट। तो इस तरह के ट्रस्टों में बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं जो छोटी छोटी हैं, कब ट्रस्ट पूरा होगा, कब दूसरों का होगा, कब वो हिसाब देगा, कब ख़त्म करेगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप इसको सेक्शन 80 और 81 वैसे रिपील कर दी गई हैं, 83 से 96 में पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपका होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882।
ध्यान रहे ये जो ट्रस्ट है ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट है और ये सामान्यतः जो हम फिल्मों में देखते हैं उसकी रियल स्टोरी पे बना है और इसी कामों के लिए ये बनाया जाता है। फिर आता है चौथी यूनिट, इसमें है राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959। अब इसका नाम है राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। पब्लिक मीन जन न्यास अधिनियम, और इसका नाम है इंडियन ट्रस्ट एक्ट, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम। अब इसकी स्टोरी समझते हैं। आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ तो रियासतों का एकीकरण हुआ, तो राजस्थान में उस वक्त लगभग 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, और धीरे धीरे 1947 में ही देश आज़ादी के समय ही राजस्थान के सभी रियासतें आपस में मिलकर एक होने लगी और धीरे धीरे वो सारी एक हो गई। लेकिन तब एक समस्या आई कि सभी जब रियासतें थी और सभी राजा अलग अलग थे, अलग अलग राजाओं ने अपने अपने लोगों के लिए अपने अपने रियासतों में बहुत सारे मंदिर बना रखे थे, और उन मंदिरों की देख संभाल तब पंडे करते थे या वहाँ का राज दरबार उनको खर्चे देता था। अब रियासतें तो सारी एक होगी तो मंदिरों का क्या हो, तो इसलिए 1949 में एक देवस्थान विभाग नाम का डिपार्टमेंट राजस्थान में बनाया गया जिसका नाम है देवस्थान विभाग। उस देवस्थान विभाग को जिम्मेदारी दी गई कि पूरे राजस्थान के सभी राजाओं के, जो सभी राजा थे तब रियासतों के, उनके द्वारा बनाए गए तमाम मंदिरों में जिस भी तरह की मंदिरों की संपत्ति है, मंदिरों की देखभाल है, वो सारी की सारी, क्योंकि जब रियासतें नहीं रहेंगी, रियासतें तो सरकारी, राजा तो पूरा एक राज्य बन जाएगा, तो उन सब को संभालेगा कौन? देवस्थान विभाग। इस तरह से देवस्थान विभाग की स्थापना हुई, और उस देवस्थान विभाग को बाद में जब जगीरें ख़त्म की गई 1952 में, तो जगीरों के संबंध में ख़त्म करने के संबंध में भी काफ़ी सारे अधिकार दिए गए, तो वो बन गया एक देवस्थान विभाग। तो आज जो देवस्थान विभाग है राजस्थान में राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट उसी के अधीन काम करता है। इसका मुख्यालय अभी उदयपुर में है, कमिश्नर वहाँ, एक विभाग है पूरा, इसमें एक मंत्रालय होता है और मंत्री भी होता है। अभी पिछले दिनों इसके मंत्री विश्वेंद्र सिंह थे, लेकिन अभी वो सचिन पायलट वाले एपिसोड के कारण उनको हटा दिया गया। तो आइए बात करते हैं राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट यानी राजस्थान जन न्यास अधिनियम 1959। इसका मतलब है कि राजस्थान में जितने भी उससे पहले, आज़ादी से पहले के बने तमाम मंदिर, उनकी देखभाल ये करता है, और उसके बाद जितने भी मंदिर बनेंगे जो सरकार, जो जन उद्देश्य से बनाए जाएंगे पब्लिक ट्रस्ट के तौर पर, उन सब मंदिरों का जो रजिस्ट्रेशन या न्यासों का, धार्मिक स्थानों का, धार्मिक न्यासों का जो रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा, वो इस अधिनियम के तहत ही होगा और किसी नियम के अंदर नहीं हो सकता। तो आइए जानें, इसका विस्तार जो है पूरे राजस्थान पे हुआ, और राजस्थान के साथ इसका विस्तार उन जगहों पर भी, उन मंदिरों पर भी है जो राजस्थान के बाहर हैं, क्योंकि उससे राजस्थान के निर्माण से पहले जब रियासतें थी तो राजस्थान की रियासतों के कुछ राजाओं ने दूसरे राज्यों में मंदिर बना रखे थे। उदाहरण के लिए राजस्थान के जयपुर के राज परिवार ने यूपी के मथुरा के वृंदावन में कृष्ण का मंदिर, जहाँ कृष्ण का जन्म स्थान है, श्री कृष्ण का, वहाँ जो मंदिर बना रखा है कृष्ण जन्म, वो राजस्थान के राजाओं ने बनाया था, इसलिए राजस्थान के देवस्थान विभाग के अंदर है, और राजस्थान का देवस्थान विभाग आज भी उसकी साज संभाल और उसकी मैनेजमेंट करता है। तो इसमें आपको सेक्शन नाम, विस्तार और सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन में आपको जो पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मठ कैसे है, एंडाउमेंट कैसे है, और इसके साथ और भी कई चीज़ें आपको इसमें अच्छी जो डेफिनेशंस हैं वो आपकी आने वाली हैं। तो इसमें काफ़ी आप देखें, इसमें आयुक्त पढ़ेंगे, कमिश्नर कौन है, सहायक तो कौन है, बोर्ड कौन है, चैरिटेबल एंडाउमेंट कौन है, न्यायालय से क्या मतलब है, समिति से क्या मतलब है, अनुवांशिक न्यासी। इसमें ये भी प्रावधान किया गया
कि जब ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट को संभालने वाले न्यासी बनते हैं, तो कुछ हद तक ये भी थे कि जब राज परिवार या दूसरे लोग कोई ट्रस्ट बनाते थे तो उसमें ये क्लाज रख लेते थे, इसमें जो न्यासी बनेंगे वो हमारे ही परिवार से एक के मरने के बाद दूसरा बनता रहेगा, उनको आनुवंशिक न्यासी कहा जाएगा। और मठ क्या होगा? मठ होगा इंटरेस्टेड पर्सन जो किसी तरह से ऐसी संपत्तियों में जिसका किसी तरह से जो हक होगा आने जाने का, उसको हित रखने वाला जो इंटरेस्टेड पर्सन कहा जाएगा। पब्लिक सिक्योरिटी क्या होगी? पब्लिक सिक्योरिटी का मतलब है कि ऐसे मंदिरों की जो प्रॉपर्टी, उनके पास जो पैसा है या नकदी है, उसको यदि प्रॉपर्टी नहीं खरीदी गई तो सरकारी सिक्योरिटीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी उससे एफटीआर बनाई जाएगी या बॉन्ड वगैरह खरीदे जाएंगे। पब्लिक ट्रस्ट क्या होगा? ये होगा। और इसमें रिलीजियस ट्रस्ट क्या है? जो धर्म के जो धार्मिक के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए बनाए गए ट्रस्ट हैं, उनको धार्मिक विन्यास या रिलीजियस ट्रस्ट कहा जाएगा। धार्मिक संस्था क्या है? स्पेसिफिक क्या है? मंदिर क्या है? ट्रस्टी कौन है? और केयर टेकर ट्रस्टी कौन है? मठ कौन है? ये सारी डेफिनेशन आपको इसमें सेक्शन 2 में करनी है। आइए, वैलिडिटी ऑफ सर्टेन पब्लिक ट्रस्ट, कुछ न्यासों की जो चैप्टर 2 और सेक्शन 3 से 6 में दिया गया है कि बहुत सारे पुराने जो उससे पहले 1959 से पहले जो ट्रस्ट बने थे, उनमें कुछ कमियां होने के बावजूद भी वो ख़त्म नहीं होंगे, ये आपको पढ़ना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट भी आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। यहाँ ध्यान रहे कि क्वेश्चन आता है कि पब्लिक ट्रस्ट का निर्माण कैसे होगा, तो ये आपको इस एक्ट में करना है। दूसरे एक्ट में रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं बताई, क्योंकि वहाँ एक तरह का निजी ट्रस्ट बनता है, वहाँ सिर्फ लिखित होने से ही बन जाता है, रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यदि आती है तो राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में ही आपको देखनी है, इसलिए को अच्छी तरह से समझें और पढ़ें। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो इन ट्रस्टों की जो प्रॉपर्टी होगी उसकी देखभाल कौन करेगा? तो यहाँ ये बता दूं कि जितने भी पब्लिक ट्रस्ट हैं, जितने भी हमारे मंदिर हैं राजस्थान में, जो जिनको पब्लिक मंदिर है जहाँ सामान्य लोग आ जा सकते हैं और जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हैं या 1959 से पहले बने हैं, जिनमें मशहूर सालासर का मंदिर भी है, उन सब का जो एक्स ऑफिशियो खजांची या ट्रेजरर होता है वो कमिश्नर देवस्थान होता है। इसलिए वो हर प्रॉपर्टी पे ध्यान रखता है, हर इनकम पे ध्यान रखता है कि उस इनकम को किसी भी तरह से गड़बड़ ना की जाए और उसका वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए जैसा ट्रस्ट में लिखा है और मंदिर की और लोगों की अच्छाइयों के लिए किया जाना चाहिए। उसको गड़बड़ करेगा तो देवस्थान विभाग उस पर लगातार कंट्रोल रखता है। फिर आता है पावर्स ऑफ ऑफिसर्स इन रिलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। तो इन पब्लिक ट्रस्ट पे जो कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर हैं देवस्थान विभाग के, सबसे बड़ा कमिश्नर जो एक होता है IAS जो उदयपुर में बैठता है, और 6 के लगभग असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो पूरे राजस्थान में मंदिरों की देखरेख करने के लिए और नए मंदिरों या जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह का निर्माण कोई करवाना चाहे रजिस्ट्रेशन, उनके लिए बैठाए गए हैं। तो इनमें हनुमानगढ़ में भी असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान विभाग है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ के जुरिस्डिक्शन के लिए काम करते हैं। यदि गंगानगर हनुमानगढ़ की कोई किसी मंदिर का, किसी धर्म स्थान का किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वहाँ जाके आवेदन करना होगा, तो उसकी प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से देखनी है। फिर आती है यूनिट, ये सेक्शन 37 से 46 में है। फिर आती है यूनिट 5, कंट्रोल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। अब ये सारे पब्लिक ट्रस्ट हैं, सारे देवस्थान विभाग के। जैसे ही कोई मंदिर, कोई धर्मस्थान, कोई धर्मशाला, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि एक समिति द्वारा बनाया गया है और जनता के सहयोग से बना है और फिर उसका रजिस्ट्रेशन देवस्थान विभाग में हो जाता है, तो देवस्थान विभाग उसको पूरी तरह से मैनेज करने के लायक बन जाता है। उसमें कोई भी गड़बड़ करेगा तो देवस्थान विभाग के अधिकारी उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट यानी लोक न्यासों का कंट्रोल कैसे करना है, ये चैप्टर 9 के सेक्शन 47 से 51 में दिया गया है। तो अगले चैप्टर 10वें में कुछ स्पेशल प्रोविज़न है रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रस्ट, वो भी आपको देखने हैं।
सेक्शन 66 में आता है धर्मादा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा है कि धर्मादा क्या है। तो मोटे तौर पे बताऊं कि धर्मादा एक ऐसी चीज़ है जैसे एक प्रोफेशन, व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ लोग या व्यापार से जुड़े हुए कुछ लोग आपस में ये समझौता करते हैं कि हम रोज़ इस तरह का जब कोई बिजनेस या कोई सौदा करेंगे तो एक तरह से हम सब लोग उसमें एक पैसा निकाल के उसको रखेंगे और उस पैसे को एक व्यक्ति संभालेगा जिसको ट्रस्टी कहा जाएगा, और फिर जैसी समिति तय करेगी उस पैसे को खर्च किया जाएगा। तो उस धर्मादे को बनाने का जो सेक्शन है 66 और उसकी जो प्रक्रिया है 66 की सब सेक्शन 2 और 3, और क्योंकि ये भी पब्लिक ट्रस्ट का हिस्सा है इसलिए इस पर भी देवस्थान विभाग का कंट्रोल रहता है, और यदि इसमें कोई गड़बड़ी करता है तो सेक्शन 70 में इस पर पेनल्टी वगैरह 500 रुपये जुर्माने तक या 100 रुपये जुर्माने तक या उससे ज़्यादा भी लगाई जा सकती है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी शुरू की जा सकती है। फिर आता है फिड्यूशरी रिलेशंस। फिड्यूशरी का मतलब होता है विश्वास। फिड्यूशरी पर्सन हो गया विश्वास पात्र व्यक्ति, लॉयल पर्सन। तो फिड्यूशरी रिलेशन ऐसे लोग जिनमें विश्वास के संबंध हों, जो एक दूसरे पर पूर्ण भरोसा करते हों। आपने एविडेंस एक्ट के सेक्शन 121 121 से 131 130 तक की धाराओं में पढ़ा होगा कि विश्वासिक संबंध के व्यक्तियों की साक्ष्य ग्रहण नहीं की जा सकती कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे पति पत्नी विश्वास के संबंधों में आते हैं, वकील और उसका क्लाइंट विश्वास के संबंधों में आता है, डॉक्टर और पेशेंट विश्वास के संबंधों में आता है, और इस तरह से बहुत सारे विश्वास के संबंध हैं। उन संबंधों को विश्वास के संबंध कहा जाता है। जैसे कंपनी का डायरेक्टर और कंपनी के शेयर होल्डर विश्वास वाले हैं। उस तरह से बहुत सारे संबंध हैं जो एक दूसरे पर विश्वास पर आधारित होते हैं कि वो विश्वास करते हैं कि दूसरा हमारे लिए अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा, नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप, विश्वासपूर्ण संबंध। तो इसके प्रकार हैं, वो प्रकार जो आप देखें बहुत सारे होंगे, क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। और फिड्यूशरी प्रिंसिपल जो होता है वो ये है कि दोनों एक दूसरे की तरह से पूरी तरह से लॉयल रहेंगे, एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करेंगे, यही इसका प्रिंसिपल होता है। इसके साथ आपको 4 लीडिंग केसेस भी करने हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी वो है इस ट्रस्ट एक्ट के दोनों के रिलेशन में, दोनों के रिगार्डिंग कि ये जो राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है ये सिर्फ लोक स्थानों, मंदिर, धर्मस्थल और दूसरी चीज़ों, मस्जिद या वक्फ संपत्तियाँ इसमें नहीं है, मुस्लिम लोगों पर ये लागू नहीं होता। तो इनके रजिस्ट्रेशन से और उनकी साज संभाल से संबंधित है। और जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है वो एक तरह से निजी ट्रस्ट बनाने के काम आता है। जब जैसे वो स्टोरियों में, हम फिल्मों की स्टोरी में देखते हैं तो वो बिल्कुल उस तरह के, इन दोनों चीज़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। लेकिन इंडियन ट्रस्ट एक्ट वाली वो आपने हल्की सी स्टोरी समझ ली तो आपको पूरे का पूरा वो समझ आ जाएगा। और इन दोनों को आप अलग तरीके से करें और पूरी अच्छी तरह से करें, बहुत इजी हो जाएगा। इसमें कुछ भी मुश्किल होने वाली नहीं है। गुड लक।